हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद साइंस वर्ल्ड पर। तो आज हम यहां पर कर रहे हैं क्लास 11th का अपना चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, वह भी रसायन विज्ञान का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, मॉल संकल्पना अपनी चल रही है। मॉल संकल्पना में हमने कुछ टॉपिक कल किए थे, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम जानने वाले हैं मॉल संकल्पना के मोलर द्रव्यमान के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो पहले ये जान लीजिए मोलर द्रव्यमान होता क्या है। तो आप कहेंगे किसी परमाणु के या परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अथवा किसी अणु का जो क्या होता है, अणु का जो अणु द्रव्यमान होता है, जब उसको ग्राम में प्रदर्शित किया जाए, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या अणु का अणु द्रव्यमान, उसको जब ग्राम में प्रदर्शित किया जाएगा तो वही जो ग्राम में प्रदर्शित करने का जो प्रक्रिया है, जो ग्राम में प्रदर्शित हुआ मान है, वही क्या कहलाएगा, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। वही जो मान आएगा वह क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ये क्या, इसकी छोटी सी एक परिभाषा है, आपको याद करनी होगी, यह एग्जाम में पूछी जा सकने वाली परिभाषा। चलिए आगे समझते हैं इसको किस प्रकार से होता है। तो हम इसको एक उदाहरण की सहायता से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम। हमने क्या लिया, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं सोडियम को। सोडियम का परमाणु हमने लिया यहाँ पर। तो सोडियम परमाणु है, इसका कुछ ना कुछ परमाणु क्रमांक होता है। कितना परमाणु क्रमांक होता है, जी हाँ 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। और इसका जो मोलर द्रव्यमान है, आप कह सकते हो कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, जो सोडियम होता है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23। तो ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। तो अब हमें जानना क्या है, तो अब देखिए सोडियम है कितना, 23 ग्राम, 23 ग्राम सोडियम है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अथवा अणु के अणु द्रव्यमान को जब ग्राम में प्रदर्शित किया जाए तो उस परमाणु या अणु का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो इसका जो क्या है, हमारे पास परमाणु द्रव्यमान है, उसको हमने किस में प्रदर्शित कर दिया, यहाँ पर ग्राम में प्रदर्शित कर दिया। जो हमें ग्राम में जो प्रदर्शित हुई राशि प्राप्त हुई उसे हम क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर लिखा है 11, 23, तो इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाए, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाए। तो देखिए जो हमारे परमाणु क्रमांक लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 11 लिखा है, तो परमाणु क्या है, ये परमाणु क्रमांक है। जो परमाणु क्रमांक है उसको सिंबल Z के द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखने वाली बात है, हम बार बार जब आगे पढ़ेंगे तो बार बार ये नहीं पढ़ने वाले कि जैसे हमने किसी चीज़ की क्या लिखना हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे Na, इसका परमाणु क्रमांक सीधा क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे और उसको सोल्व करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बार बार ये चीज़ नहीं लिखने वाले हैं, तो आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक Z कितना है, 11 है। उसी प्रकार से जो ऊपर 23 लिखा है, ये कुछ तो होगा, ये होता है परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। इसका जो सिंबल होता है बड़ा ए होता है, क्या हुआ, बड़ा ए। कितना है इसका परमाणु द्रव्यमान, 23। तो ये क्या है, बेसिक सी बात है इसके बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक परमाणु कह सकते हैं कि हम ले लेते हैं यहाँ पर एक यौगिक लेते हैं H2O। हम क्या कहते हैं, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। H2O लिया, 2 तत्व मिले हैं, तो इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। उदाहरण की सहायता समझ रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे कि ये बेसिक टॉपिक पूरा हो गया अपना, इतना समझा है आपने, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उदाहरण की सहायता से किसी चीज़ को नहीं समझोगे ना, तब तक वो अच्छे से याद नहीं रहने वाली, लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहने वाली। तो चलिए इसको लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए उदाहरण की सहायता से समझना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, सूत्र मैं याद करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसका जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। क्या होता है, 1। वैसे 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 1 लेंगे प्लस। अब ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 है। और ऑक्सीजन होता है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वह होता है 16। क्या होता है, 16। तो देख लीजिए 2 + 16 क्या आ गया हमारे पास, 18। तो अब ये देखिए H2O है, जो जल है, उसका जो हमारे पास क्या आ गया, मोलर द्रव्यमान है, वो नहीं आया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या ज्ञात कर लिया, इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। 18 इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान Z है। तो किसी भी चीज़ का जितना परमाणु द्रव्यमान हो उसको जब ग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 18 ग्राम।
ठीक है। तो 18 ग्राम में जब इसको प्रदर्शित किया, 18 ग्राम में प्रदर्शित किया, तो 18 ग्राम इसका क्या हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही, 18 ग्राम इसका क्या हो गया? मोलर द्रव्यमान हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से हम जो मोलर द्रव्यमान है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक बात की थी परमाणु द्रव्यमान की, हमने क्या बात की थी? मोलर द्रव्यमान की हमने बात की थी। अब हम पढ़ने वाले हैं मोल संकल्पना, हमारी जो मोल संकल्पना विशेष है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने देखा था कि जो हमें कोई भी पदार्थ ले लिया था, कोई भी तत्व लिया, कोई भी पदार्थ लिया, उसका जो परमाणु द्रव्यमान था उसे ग्राम में जब व्यक्त कर रहे थे तो वो क्या था? उसका मोलर द्रव्यमान था। अब देखिए उसको ग्राम में तो व्यक्त कर दिया, ग्राम द्रव्यमान में व्यक्त, मोलर द्रव्यमान कुछ संख्यात्मक रूप से उस तत्व का जब उसको ग्राम में व्यक्त कर दिया, संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर दिया, उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, खास कि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया, मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया, मतलब इसी के अंदर रहने वाला है। ये थोड़ी सी परिभाषा आपको लग रहा होगा कि ये क्या परिभाषा लिखी है, अजीब सी लग रही है ना। तो लेकिन चलिए जब हम इसे यहाँ पे समझेंगे ना, उदाहरण के साथ समझेंगे, तब बड़ा मजा आने वाला है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि हमें यहाँ पे फिर से एक उदाहरण की सहायता समझाने की कोशिश करूंगा। उदाहरण की सहायता से हम क्या कह सकते हैं, आसानी समझाएगा। तो हमने क्या लिया? NaCl लिया, यहाँ पर क्या लिया? NaCl क्या लिया हमारा? यहाँ पर एक कह सकती है कि आप यौगिक लिया हमने NaCl का यौगिक। अब NaCl का यौगिक है, इसका सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए Na कितना है? 1 है। जो सोडियम होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वह 23 होता है, प्लस Cl कितना है? 1 है। और जो क्लोरीन होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 35.5। पहले ही बता रहा हूं आपको, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए आप, बहुत अधिक काम आने वाले हैं। चलिए अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 23 प्लस 35.5, जब इसको हल करेंगे 0.5 7 57.5 58 आएगा, सॉरी 58.5। तो ये हमने लिखा लिया। अब ये हमारे पास क्या आ गया? 58.5 क्या है? NaCl का जो हमारे पास मोलर द्रव्यमान है, कह सकते हो अगर ग्राम में व्यक्त करें मोलर द्रव्यमान हो जाए, नहीं क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। अब इस परमाणु द्रव्यमान को हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार लिखा कि 58.5, अब इसको ग्राम में व्यक्त किया, या सीधा भी लिख सकते हो ग्राम NaCl। अगर इतने ग्राम NaCl है, इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम, जब ग्राम और मोल भी हम यहाँ पर बराबर लेने वाले हैं, इसका मतलब है 58.5 मोल NaCl। कुछ समझ में आया कि जितना ये परमाणु द्रव्यमान है उसको सबसे पहले क्या लिया? मोलर द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया। जब मोलर द्रव्यमान, जितना ग्राम मोलर द्रव्यमान होगा उतना ही मोल वह परमाणु होगा, जितने ग्राम मोलर द्रव्यमान होगा उतने मोल ही परमाणु होगा। पहले पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि 1 मोल होता है वो बराबर होता है एक संख्या के। क्या होता है? 1 मोल को हम एक संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल एक संख्या के बराबर यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो उम्मीद है अच्छे से पता चल रहा होगा आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि हम यहाँ पे क्या लिया? 1 ग्राम परमाणु लेते हैं। अगर क्या करते हैं 1 ग्राम परमाणु लेते हैं हम, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है 1 मोल परमाणु ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? 1 मोल परमाणु ले रहे हैं। अगर 1 ग्राम परमाणु ले रहे हैं तो 1 मोल परमाणु ले रहे हैं। उसी प्रकार से 1 ग्राम अगर हम क्या ले रहे हैं? अणु ले रहे हैं, तो उसका मतलब है 1 मोल हम क्या ले रहे हैं? अणु ले रहे हैं। 1 ग्राम परमाणु ले रहे हैं उसका मतलब है 1 मोल परमाणु ले रहे हैं। 1 ग्राम अणु ले रहे हैं उसका मतलब 1 मोल अणु ले रहे हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? आप ये इस प्रकार लिखेंगे कि अब इसको अच्छे समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको साफ करेंगे, एक अच्छे से उदाहरण के साथ इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए इसी के कोशिश करते हैं, यहीं पे आ जाएगा तो कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। तो हम उदाहरण क्या लेते हैं? हमने लिया जो एग्जाम्पल है कि इस प्रकार से एक सवाल है वो लिख सकते हैं। पहले मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ फिर आते हैं। तो हमारे पास यह है क्वेश्चन ले रहे हैं हम एक छोटा सा समझने के लिए उदाहरण की सहायता से, क्योंकि इससे आपको अच्छी समझ में नहीं आने वाला है। जब तक आप बार बार उदाहरण नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक समझ नहीं आएगा। CO2 के 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या वह
अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, CO2 के 4.4 ग्राम में क्या दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ग्राम में द्रव्यमान हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ग्राम में द्रव्यमान हमें दिया गया है। यहाँ पर ग्राम में द्रव्यमान 4.4 मोल ग्राम हो गया। वह अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, वह STP पर इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सूत्र में रखना है कि N बराबर, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें, हम यहाँ पर ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कि जो हमारे पास क्या है, CO2 का जो क्या है आयतन है, हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसके अणुओं व परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इसके बराबर एक सूत्र होता है N बराबर ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान। अगर यहाँ पे ग्राम में दिया है, ग्राम में लिख रहे हैं, अगर मोल में होता मोल में लिखते, वो अलग अलग हर सिचुएशन के लिए हर कंडीशन अलग रहने वाली है। फिर नीचे लिखेंगे अणु द्रव्यमान। अब हमें ग्राम में द्रव्यमान पता है 4.4 है, ग्राम में द्रव्यमान पता है हमें 4.4 है, लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है अणु द्रव्यमान। तो सबसे पहले अणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे हम किसका, CO2 का। अणु द्रव्यमान किसका हम ज्ञात करने वाले हैं, यहाँ पर CO2 का अणु द्रव्यमान हम ज्ञात करने वाले हैं। CO2 देखिए कार्बन कितनी है, 1 है, और जो कार्बन होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 12। कितना होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 2, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 16। तो 12 प्लस 16 दूनी 32, क्या आएगा, 4 44। हमारे पास अब क्या आ गया, 44 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का हमारे पास क्या आ गया, अणु द्रव्यमान आ गया। अणु द्रव्यमान ज्ञात हो गया, ग्राम में द्रव्यमान दिया गया, इस फॉर्मूले में मान है वो पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या था हमारे पास 4.4/44। अब इसका जब हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास आएगा लगभग 0.10, इसके ऑलमोस्ट आने वाला है, 1 आएगा, 0 लगा कर इसको इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो अब यह संख्या हमारे पास क्या आ गई, यह हमारे पास आ गई CO2 के 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या, ठीक है। वह अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या पता चल गया कि इतने मोल है हमारे पास, हम ये क्या कहते हैं, मोलों की संख्या हमने ज्ञात कर ली है। क्या ज्ञात किया, यहाँ पर मोलों की संख्या हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, अंततः मोलों की संख्या, अंतः मोलों की संख्या कितनी है, 0.10 मोल। ये हमारे पास कुल मोल है, क्या है, कुल मोल है, कितने मोल उपस्थित है, कितने मोल है, वह हमें पता चल गया। अब हमें मोल पता चल गया, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो एक मोल में हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एक मोल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अवोगाद्रो संख्या याद होगी आपको, कल पढ़ाया था, उसी के बराबर होती है। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.2002 इंटू 10⁻23। यह क्या होती है, हमारी अवोगाद्रो संख्या होती है। तो इसके साथ हमने क्या किया, मोलों का गुना करेंगे, 1 मोल के बराबर होती है, तो हम लिखेंगे 0.10 में अणुओं की संख्या, सेम है अणुओं की संख्या। अब क्या कर देंगे, इसके साथ इसका गुना कर देंगे, 0.10 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको पॉइंट में है तो गुना करेंगे तो क्या होगा, एक इधर आ जाएगा, पॉइंट है वो एक इस तरफ आ जाता है। पॉइंट क्या होता है, एक इस तरफ, यहाँ से निकालेंगे तो ये पॉइंट एक इस तरफ आ जाएगा, क्या निकलेगा, 0 पॉइंट कह सकते हैं 6022 इंटू 10⁻23, ये आ गया। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक संकेतन है वह क्या कहते हैं कि पहली जो हमारी संख्या है वह प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसे पूर्ण संख्या करने के लिए हम क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻22, इसकी एक घात घटेगी, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, घात दशमलव में इधर आने पर क्या होता है, घात घट जाती है, ऐसे समझा चुका हूँ। तो 6.022 इंटू 22, ये हमारे पास किसका माना जाता है, यहाँ पर ये हमारे पास आगे इसकी अणुओं की संख्या हमें ज्ञात होगी। क्या ज्ञात होगी, यहाँ पर हमें अणुओं की संख्या हमें ज्ञात हो चुकी है। जब अणुओं की संख्या हमें ज्ञात होगी तो अब हमें क्या कहता है, उसके बाद STP पर इसका आयतन। तो लिखिए STP पर आयतन, STP पर आयतन। तो STP पर आयतन ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अपने पास याद होगा, N बराबर V/22.4 लीटर वाले मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो इसका STP पर आयतन ज्ञात करना है, वैल्यू याद करें तो क्या होगा, 4 उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, 4 गुना N गुना 22.4। N हमने अब ज्ञात किया था, यहाँ पे कहाँ गया, N कहाँ गया, अभी ज्ञात किया था, ये रहा। तो लिख लीजिए 0.10 इंटू 22.4, इसको जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 2.4,
लीटर, लीटर में आता है, क्या आता है, आयतन लीटर में आता है। तो ये तो क्या हमारा छोटा सा हमने ज्ञात किया यहाँ पर मोल संकल्पना में, अच्छे से हमने यहाँ पे समझा मोल संकल्पना को। तो ये टॉपिक हमारा आज हो चुका है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको मजा आएगा। पहले हमने यहाँ पे देखी ग्राम में द्रव्यमान दिया गया था, अब अणु द्रव्यमान हमने यहाँ पे निकाल लिया, द्रव्यमान है 0.12। तो मोलों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे पहले हमने मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। मोलों की संख्या ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना था, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने अणुओं की संख्या ज्ञात किया। अणुओं की संख्या ज्ञात करने के बाद क्या करें, एसटीपी पर इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो एसटीपी पर इसका आयतन ज्ञात किया, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर इसके अंदर पुट किया, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, तो 0.24 लीटर हमारे पास आंसर आ गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, या चाहे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत संगठन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा कुछ होगा कि प्रतिशत वगैरह होगा, कितने प्रतिशत क्या योगदान दे रहा है। तो उसी प्रकार से हम चलो परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि कोई यौगिक जिस तत्व से मिलकर बना है, कोई यौगिक है, यौगिक का मतलब क्या, दो तत्वों से मिलकर बना होगा, ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। पता है आपको, छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यौगिक दो तत्वों से मिलकर बनता है। तो कोई यौगिक जिस तत्व से मिलकर बना होता है, यौगिक के अणुओं, उस यौगिक के अणु, जो यौगिक के अणुओं हैं में कितने प्रतिशत में योगदान है, कितना प्रतिशत योगदान वह दे रहा है। मतलब अणु बनने में 10% योगदान है, 20% योगदान है, 50% है, 90%, कुछ भी हो सकता है। कितना प्रतिशत योगदान है, अथवा तत्व कितने प्रतिशत समाहित है, कितना प्रतिशत समाहित है, वह ही उस तत्व का क्या कहलाता है, उस तत्व का यौगिक या यौगिक के अणुसूत्र में प्रतिशत संगठन कहलाता है। अजीब सी लग रही होगी परिभाषा, चलिए समझते हैं उदाहरण के द्वारा। उदाहरण के बिना तो मुझे ही पता है, आपको ही पता है, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हम आसान सा उदाहरण ले लेते हैं, एक H2O लिया। तो H2O का हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम इसका अणुभार ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, H2O का अणुभार ज्ञात करेंगे। अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है कितना है, हाइड्रोजन 2 है, पर जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, या हम कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान होता है, एटम मास होता है, वह कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। हल कर लीजिए, 2 + 16 18 आ गया हमारे पास। अब 18 क्या है, 18 इसका जो अणुभार है। और अणुभार को किस में व्यक्त करते हैं, हमने पढ़ा था पीछे, जो मोलर द्रव्यमान पढ़ा था, ग्राम में, ठीक है, इसको ग्राम में व्यक्त किया। ये क्या है, अणु है, ग्राम अणु हमें ज्ञात हुआ, अणुभार है तो अणु ज्ञात हुआ। अब ग्राम है, इसका मतलब ये क्या है, 18 मोल अणु है, ये पढ़ चुके हैं हम पीछे कि 18 ग्राम अणु, इसका मतलब क्या है, वो 18 मोल अणु है, 18 मोल अणु है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अंत हम क्या कह सकते हैं, H2O का मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान निकाल लिया हमने। H2O का मोलर द्रव्यमान कितना है, 18, कितना आ गया, 18 आ गया। तो अब किसी यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत संगठन, अब क्या निकालें, किसी यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत संगठन। तो अब लिखिए, किसी यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत। अब 2 तत्व है हमारे पास, ये भी बात याद रखिए, हमारे पास कितने तत्व है, 2 तत्व हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तत्व का द्रव्यमान बटा तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का मौलिक द्रव्यमान। हम निकाला ना यहाँ पे, मोलर द्रव्यमान या मौलिक द्रव्यमान कुछ भी लिख सकते हो। तो यौगिक का मोलर, कुछ मिस हो रहा है सूत्र में, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे क्या लगेगा, 100 लगेगा। तो अब क्या करना है, किसी यौगिक का तत्व का प्रतिशत संगठन निकालना। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी वैल्यू पुट कर देनी है इस फॉर्मूले में, और हमारा उत्तर है वो आ जाने वाला है। तो चलिए किस प्रकार से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या स्पेस है हमारे पास यहाँ पे, जी अच्छे से स्पेस बचा हुआ है, तो यहीं पर हम इसको हल कर लेते हैं। तो हम ये क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन। लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना लिख लीजिए, हाइड्रोजन प्रतिशत संगठन, हाइड्रोजन प्रतिशत संगठन। पहले हाइड्रोजन का ज्ञात करेंगे, फिर किसका ज्ञात करेंगे, ऑक्सीजन का ज्ञात करेंगे। लिख लीजिए, तत्व का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना दिया है, पहले तो ये लिखेंगे 2 × 1, ठीक है, ये लिख लीजिए पूरा। अब गुना में क्या लगा देंगे, 100, क्योंकि 2 है ना हाइड्रोजन, द्रव्यमान तो 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 है। यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना निकाला था हमने यहाँ पे, 18। अब इसको हल कर लीजिए, 200 का 18 से भाग किया, 11.11। अगर इसको प्रतिशत में दर्शाएंगे तो इससे लिख सकते हैं 11
प्रतिशत। कितना भाग ले रहा है ये? 11% भाग ले रहा है। अब देखिए किसका ज्ञात कर लेते हैं हम, ऑक्सीजन का ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन बराबर, ऑक्सीजन तत्व है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुणा कितना होता है 16। जी हाँ, अब 100 का इसके साथ गुना बटा में क्या है 18। हल कर लीजिए 1600 का 18 से जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 89%। तो 11 ये रहा, 89 ये रहा, कितना हो गया टोटल किया तो 100%। परमाणु जो बन रहा है हमारा यहाँ पर, यौगिक तो बन रहा है वह तो 100% बनेगा ना। यौगिक जो बन रहा है वह कितना बनेगा 100% बनेगा, ये तो कन्फर्म है। यौगिक कितना बनेगा 100% बनेगा। तो ये तो क्या है हमारा प्रतिशत संगठन है कि किस तत्व का प्रतिशत है वह कितना होता है। चलिए एक और उदाहरण की सहायता समझते हैं, एक उदाहरण की सहायता से और समझते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया था जल लिया था, अब दूसरा कोई ले लेते हैं। अब ले लेते हैं एथेनॉल ले लेते हैं। क्या लेते हैं एथेनॉल। क्या फॉर्मूला था C2H5OH, ये होता है C2H5OH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिख लीजिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, अणुभार ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे अणुभार। तो अणुभार देखिए कार्बन कितने 2 गुना कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 प्लस हाइड्रोजन कितने है 1 है 5 और 1 6 हो गए 6 गुना 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है तो 1 गुना ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और कार्बन का सॉरी यहाँ पर होता है कार्बन का 16 नहीं 12 होता है। ठीक है 12, ठीक है ये निकल गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस सभी को हल कर लेते हैं। 12 दूना 24 6 16 जोड़ कर लीजिए इसका 24 और 6 30 30 और 16 46 46 हमारा कितना होता आता है 46 आ गया। अब इसको फिर से आप क्या ज्ञात कर लिया हमने, यहाँ पे क्या है ग्राम अणु है, इसका मतलब क्या है 46 मोल अणु हमें प्राप्त हो गए। ये क्या आ गया हमारे पास C2H5OH का मोलर द्रव्यमान आ गया। तो लिख लीजिए C2H5OH का मोलर द्रव्यमान हमें प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ 46। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, किसी यौगिक के तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। सबसे पहले किसका ज्ञात करेंगे कार्बन का। कार्बन का प्रतिशत संगठन कितना होता है 2 गुना 12 है यहाँ पर, गुना में 100 बटा में 46, इसको आप खुद हल करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन को हल कीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वह लिख लीजिए 6 गुना 1 गुना 100 बटा 46, ये भी आप खुद करेंगे। उसके बाद क्या रह गया, ऑक्सीजन रह जाता है। तो ऑक्सीजन क्या क्या होता है यहाँ पर हमारे पास परमाणु द्रव्यमान 1 × 16 गुना 100 बटा 46, इसका हल भी आप खुद करने वाले हैं। तो जो भी उत्तर आए उसके क्या लगा दीजिए प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, तीनों का योग कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है हमारा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि प्रतिशत संगठन क्या होता है। प्रतिशत संगठन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो रोक के नोट डाउन भी कर सकते हैं आप इसे। तो प्रतिशत संगठन हमने पढ़ लिया था। प्रतिशत संगठन के बाद हमारा जो नया टॉपिक आता है एनसीईआरटी के अनुसार वह है मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अनुसार कर रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, 2 अलग अलग टॉपिक बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि मूलानुपाती सूत्र या आणविक सूत्र में अंतर लिखे, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों को सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात में प्रदर्शित किया जाए तो यौगिक के उस सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अजीब सी लग रही होगी परिभाषा की, क्या लिखा है कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों को, एक यौगिक है, यौगिक में क्या होगा बहुत से तत्व उपस्थित होंगे। छोटे धीरे धीरे पढ़ समझते हैं इसको, पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कोई यौगिक है उसके अंदर कम से कम 2 तो तत्व उपस्थित होंगे ही। हाँ, तो विभिन्न तत्वों की सरलतम पूर्ण संख्या, उनकी जो सरलतम पूर्ण संख्या है अनुपात किस अनुपात में है, अनुपात में प्रदर्शित किया जाए। वही बात हम पीछे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था संगठन प्रतिशत, तो उस कितने अनुपात में प्रदर्शित है, कितने प्रतिशत में हुआ है उपस्थित है। तो वही क्या उसको जब प्रदर्शित किया जाए किसमें सरल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, पूर्ण रूप में प्रदर्शित किया जाए, तो वही क्या मूलानुपाती सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं आणविक सूत्र की। किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं। अब इसको जो प्रदर्शित करने वाला सूत्र है, इसको प्रदर्शित करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं।
मूलानुपाती जो हमारा सूत्र है, एक प्रकार से कह सकते हैं मूलानुपाती सूत्र को प्रदर्शित करने के लिए, उसकी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जो सूत्र का उपयोग किया जाता है वही क्या होता है, हमारा आणविक सूत्र होता है। तो अब देखिए इन दोनों में संबंध बात करते हैं कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध क्या है। तो इस संबंध यह होता है कि यहाँ पे लिखिए आणविक सूत्र लिख सकते हैं या अणु सूत्र लिख लीजिए, एक ही बात है। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, उदाहरण की सहायता से समझेंगे हम। अणु सूत्र बराबर होता है, अणु सूत्र बराबर क्या होता है यहाँ पर, एन क्या है वो थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, इनटू मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती। बस ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। अब समझ में आ गया होगा कि मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र क्या होते हैं। अब चलिए इसको एक उदाहरण की सहायता समझते हैं। उदाहरण के लिए हम उपयोग करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में जो उदाहरण 1.2 दिया गया है वही हम यहाँ पर करने वाले, उदाहरण 1.2 करने वाले हैं। तो देखिए चलो 1.2 को देखते हैं किस प्रकार से क्या कहा गया है। एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, तो लिख लेते हैं इसको। कोई यौगिक है उसमें हाइड्रोजन है वह कितना है, हाइड्रोजन है वह 4.07% हाइड्रोजन दिया गया है हमें। उसके बाद हमें और क्या दिया गया है, उसके बाद हमें कहता है कि 24.27% कार्बन, कार्बन कितना है 24.27%। उसके बाद वह क्या कहता है, और 71.65% क्लोरीन, 71.65% क्या है, क्लोरीन है। तो इस प्रकार से लिखिए इसको, क्लोरीन बराबर 71.65%। ठीक है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। तो मोलर द्रव्यमान दे दिया हमें, मोलर द्रव्यमान कितना है 98.96 ग्राम। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है इसके मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र क्या होगा। तो यही ज्ञात करना है, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, आणविक सूत्र ज्ञात करना है। ये दोनों हमारे पास क्वेश्चन मार्क हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि एक टेबल के द्वारा इसको हल करते हैं। एक टेबल बनाएंगे हम छोटी सी, उसकी सहायता से इसको हल करने में क्या रहने वाली है, बहुत ही आसानी रहने वाली है। तो टेबल में सबसे पहले हम यहाँ पर नोट डाउन किसको करेंगे, ठीक है, तत्वों को नोट डाउन करेंगे। हमारे पास तत्व कौन कौन से हैं, तत्व लिख लिया। उसके बाद हम याद करेंगे परमाणु भार, उस तत्व का जो परमाणु भार है वह कितना है। तो लिखेंगे परमाणु भार। जब परमाणु भार हम लिख लेंगे उसके बाद हम ज्ञात करेंगे प्रतिशतता, कितने प्रतिशत है वह हम दिया गया ना प्रतिशतता। तो लिखेंगे प्रतिशतता, प्रतिशत में कितने प्रतिशत है उसकी प्रतिशतता। उसके बाद हम लिखेंगे मोलों की संख्या कितनी है, क्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात हो गई तो मोलों की सरलतम अनुपात क्या ज्ञात करेंगे, मोलों का सरलतम अनुपात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोलों का सरलतम अनुपात। जब मोलों का सरलतम अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि पूर्ण अंक, आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कितने मोलों के जो अनुपात निकाला है वह कितना है। तो लिखेंगे पूर्णांक। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो अंदर मान है, हमें सारणी में जो हमें संख्या दी गई है, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है वो पुट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हाइड्रोजन हमारे पास तत्व है तो हम लिख सकते हैं पहले हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्या है, क्लोरीन है। हमें नहीं पता कौन सा कितना है, हमें नहीं पता कि कौन सा कितने उपस्थित है, क्या है। तो हम लिख लीजिए सबसे पहले लिख लेते हैं कार्बन, फिर लिख लेते हैं हाइड्रोजन और फिर लिख लेते हैं क्लोरीन। अब इसका परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु, हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे पहले दिया गया तो हाइड्रोजन ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या, कार्बन। ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोजन है, उसका जो परमाणु भार है वह कितना है, तो 1.008। उसके बाद कार्बन की बात करें तो कार्बन होता है, उसका परमाणु भार होता है 12.01। और क्लोरीन का परमाणु भार होता है हमारे पास 35.5। उसके बाद बात करते हैं प्रतिशतता की। तो कितने प्रतिशत है, 4.07, 24.27 और उसके बाद क्या दिया गया है हमें यहाँ पर 71.65। अब मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या किस प्रकार से लिखेंगे वो देख लेते हैं हम, यहाँ पे निकाल लेंगे
काफ़ी स्पेस है हमारे पास। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं कि हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले 4.07 बटा कितना है 1.008, ये दोनों हैं। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारे पास आएगा 4.04 ऑलमोस्ट। उसके बाद दूसरे का निकाल लीजिए, कितना है 24.27 बटा 12.01, तो आएगा इसका 2.02। और तीसरे का निकाल लीजिए 71.65 बटा 35.5, इसका भी आएगा ऑलमोस्ट 2.02। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मोलों का सरलतम अनुपात क्या रखा। मोलों का सरलतम अनुपात इसमें सबसे छोटा देख लीजिए, ये दोनों छोटे हैं, तो इनका सभी के साथ क्या कर देते हैं कि हम कह सकते हैं भाग कर देते हैं। 4.04 बटा 2.02, 2.02 बटा 2.02, 2.02 बटा 2.02, तो कितनी वैल्यू हमें प्राप्त होने वाली है देख लीजिए। 2 1 1, यहाँ पे क्या लिख दे 2 1 1, तो ये हमारे टेबल पूर्ण हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ज्ञात कर लिया है, टेबल के अनुसार हमने मोलों के अनुपात ज्ञात कर लिया, इसका पूर्णांक ज्ञात कर लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है हमें आणविक सूत्र में समानुपाती सूत्र चाहिए। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पर कहाँ लिखा था, अणुसूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र का मान हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं अंततः मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा। अब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं हम, तो मूलानुपाती सूत्र लिख लेते हैं इसका। मूलानुपाती क्या क्या दिया गया हमें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है देखिए यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 है। तो ठीक है, तो लिख लीजिए, देखते हैं हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2 है, H2। कार्बन कितना है 1 है, Cl कितना है 1 है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम CH2Cl, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CH2Cl के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। अब देखिए हमारा जो मेन सूत्र है वह क्या कहता है, मेन सूत्र हमारा कहता है कि अणु सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो इसको पुट करते हैं, क्या करेंगे अणु सूत्र ज्ञात करेंगे अब हम n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब हमारे पास मूलानुपाती सूत्र तो है, लेकिन इसका जो मान है वह पता नहीं है। तो अब क्या ज्ञात करते हैं, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं यहाँ पर, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, अब देखिए निकाल लेते हैं। H कितने हैं 2 है, यहाँ इससे निकाल लेते हैं। कार्बन कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 गुना जो कार्बन होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है देख लीजिए यहाँ पर 12.01, या सीधा ही लिख लीजिए 12.01, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, कितने हैं 1.008, प्लस क्लोरीन कितनी है 1 है, और इसका जो अनुभार होता है 35.5 होता है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, 12.01 प्लस 2.016 ऑलमोस्ट यही आएगा, प्लस 35.5। जब इन सभी का टोटल करते हैं तो आ जाएगा 49 पॉइंट समथिंग आएगा, आ जाएगा 98 ऑलमोस्ट यह आ जाता है। हमारे पास क्या आ गया, मूलानुपाती सूत्र आ गया। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हमें प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब जो हमें ये फॉर्मूला दिया गया है उसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पहले हम ज्ञात करेंगे n बराबर, अब हमें n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के क्या फॉर्मूला होता है, n ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, इससे पीछे वाले क्लास में हमने देखा था कि n बराबर अणुभार बटा में क्या लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान मान पुट कर देते हैं। अणुभार हमारे पास आ चुका है, कितना आया था अणुभार, अणुभार कहाँ गया, ये अणुभार कितना था, अणुभार ये रहा। मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं अणुभार, मतलब अणु का मोलर द्रव्यमान भी होता है। क्या होता है अणु का मोलर द्रव्यमान,
कोई भी चीज़ दी गई काम के लिए दी गई, कितना है 98.96। अणु का मूलानुपात सूत्र हमने ज्ञात कर दिया 49.98। अब इसका जो आप करेंगे तो आ जाएगा ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर यह है 2 के ऑलमोस्ट आ जाएगा, 2 ही आएगा, ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अब यह करेंगे अपन लोग कि जो हमारा फॉर्मूला है अणु सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, इसमें मान रख देते हैं। तो अणु सूत्र में पता नहीं, लिखेंगे अणु सूत्र बराबर n कितना है हमारे पास आ गया 2, मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2Cl, मान पुट कर देते हैं C2H4Cl2। तो ये हमारा यहाँ पर क्या ज्ञात हो जाता है, एक जो हमें दिया गया हाइड्रोजन इतना प्रतिशत, कार्बन इतना प्रतिशत, सब कुछ थोड़ा सा दिया गया, लेकिन इसका जो फाइनल जो सूत्र है वो C2H4Cl हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, C2H4Cl। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ का मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते थे इससे पहले कि आप ये सूत्र ज्ञात कर देंगे? जी नहीं ना। तो ये तो थी आज की हमारी एक छोटी सी क्लास जिसमें हमने पढ़ा मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र, बहुत सी चीज़ें पढ़ी। उम्मीद आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर दीजिए। अगर मज़ा आ रहा है तो बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।